वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक पास्ट एग्जाम कवर कर रहे हैं समर 2015 से, जो कि सीए फाइनल के एग्जाम में क्वेश्चन फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था। तो टाइटल है इस क्वेश्चन का, गौहर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनीज इंगेज्ड इन केमिकल्स, सोडा ऐश, पॉलिस्टर, पेंट्स एंड फार्मा बिजनेस। रिजल्ट्स ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 आर एज फॉलोज। तो उसमें हमें इन सारे जो सेगमेंट्स हैं, 5 बिजनेस सेगमेंट्स बताए हुए हैं, उनकी सेल्स बताई हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट बताया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया हुआ है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी जो हैं वो बताई हुई हैं। सो जो इंटर सेगमेंट सेल्स बाय केमिकल टू पॉलिस्टर एंड सोडा ऐश इज ₹28 million एंड ₹10 million रिस्पेक्टिवली एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 30%। तो ये सेल्स में जो है इंटर सेगमेंट सेल्स भी शामिल है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो सकता है। एसेट्स की फिगर भी गिवन है और ऑब्वियसली जो सेल्स की फिगर है इसका टोटल करके इससे भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। रेवेन्यू से रिलेटेड प्रॉफिट की फिगर जब निकाल लेंगे तो उससे और एसेट की फिगर से 10% थ्रेशोल्ड अप्लाई हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड GL's हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹75 million। तो ये रिकन्सिलेशन का हिस्सा बन जाएंगे। which have not been allocated to any segment. Furthermore, asset and liabilities amounting to ₹150 million and ₹27 million have not been reported in the asset and liabilities of any segment. तो ये दोनों वैल्यूज भी रिकन्सिलेशन के अंदर आएंगी। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS 8 ही अप्लाई होता है। डिटरमिन द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑफ गौहर लिमिटेड फॉर 7 मार्क्स एंड शो हाउ दीज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स एंड द नेसेसरी रिकन्सिलेशन would be disclosed in GL's financial statement for the year ended 31st March 2015। सो बेसिकली हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। नंबर 2, हमने इसकी रिकन्सिलेशन समेत डिस्क्लोजर बनाना है। तो पहले पहले पार्ट की तरफ चलते हैं और रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो डाटा हमारे पास है इसको थोड़ा सा हमें जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें जिन बातों का हमने ख्याल रखना है, इंटर सेगमेंट सेल्स नोट कर लेते हैं 28 मिलियन की और 10 मिलियन की। और इसके अलावा जो है हमें ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। बाकी यही जो शेड्यूल है यही हम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। सो आंसर हम डेवलप करते हैं। तमाम जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं वो और उनका एक टोटल भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेल्स जो हमें दी हुई हैं कंबाइंड वो हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं पहले, लेकिन फिर बताया हुआ है कि इंटर सेगमेंट सेल्स है केमिकल की तरफ से। तो इंटर सेगमेंट सेल्स जो है वो 28 की और 10 की, यानी टोटल मिलाकर 38 की है। और बाकी किसी ने सेल नहीं की हुई, परचेज तो की हुई है बाकी दो सेगमेंट ने केमिकल से जो, लेकिन सेल्स यही है। तो अगर इंटर सेगमेंट सेल्स इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है एक्सटर्नल रेवेन्यू आ जाएगा। तो एक्सटर्नल रेवेन्यू हर सेगमेंट का आ गया, सिर्फ केमिकल्स वाले पे ही फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बाकियों के अंदर तो कोई सेल्स इंटर सेगमेंट नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर चाहिए। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर कैसे मिलेगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके हमारे पास जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर आ जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू इटसेल्फ गिवन है, हम वही की वही यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और जब ये वैल्यूज़ हमारे सामने आ जाती हैं तो अब हमने 10% थ्रेश होल्ड अप्लाई करना है। 10% थ्रेश होल्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो हमें कंबाइंड रेवेन्यू का 10% लेना होता है। तो 2732 का 10% लेंगे विच इज़ 273.2। इसके बाद हमारे पास क्योंकि लॉस तो किसी सेगमेंट में नहीं है तो सारा ही प्रॉफिट्स में है, तो टोटल प्रॉफिट को हम यूज़ कर सकते हैं 1152 और इसका 10% ले लेंगे दैट इज़ 115.2। और एसेट्स का भी हम 10% ले लेंगे, सो दैट इज़ 145.5। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेगमेंट जो है वो रिपोर्टेबल है और कौन सा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हमें सेल्स नज़र आ रही हैं 273.2, दिस वन इज़ हायर एंड ओनली दिस वन इज़ हायर। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रॉफिट के मैटर को तो 115 से ज़्यादा जो है वो हमारे पास केमिकल का प्रॉफिट है और किसी का
15 से ज़्यादा नहीं है। एसेट्स की बारी आती है तो 145 से ज़्यादा ये भी है और ये भी है, इसके अलावा नहीं है। तो ये हमारे पास पोजीशन बनती है और इसको अब हम लिस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम केमिकल को देखते हैं। तो केमिकल में तो देखें तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। तो केमिकल्स रिपोर्टेबल सेगमेंट है और तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। इसका हम जो है एक्सटर्नल रेवेन्यू भी ले लेंगे, विच इज़ 1752 डिवाइड बाई 2694, दैट इज़ 65.03%। उसके बाद जो है सोडा ऐश भी हमारे पास ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। एसेट्स की बेस पर तो ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। कोई सा भी ये क्राइटेरिया मीट हो जाए तो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाता है। तो ये एसेट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, इसका भी हम एक्सटर्नल रेवेन्यू परसेंटेज वाइज ले लेंगे। 216 डिवाइड बाई 2694, दैट इज़ 8.02%। बाकी तीनों सेगमेंट जो पॉलिस्टर, पेंट और फार्मा है, ये कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, तो हम इनको सिंपली लिस्ट कर देंगे कि ये क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहे। इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू भी हम नहीं लेंगे फॉर द टाइम बीइंग। और अब जब हम टोटल करते हैं और चेक करते हैं कि क्या 75% क्राइटेरिया हमारा मीट हो रहा है, तो वो नहीं मीट हो रहा, दैट इज़ जस्ट 73.05%। तो हमें किसी एक और सेगमेंट को जो है वो रिपोर्टेबल बनाना है। अब अपेरेंटली अगर हम देखें तो जो हमारे पास मोस्ट सूटेबल है, जिसका एक्सटर्नल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, फिर उसको ले लेना चाहिए। तो एक्सटर्नल रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा है वो ये 252 वाली अमाउंट है। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता, ये मैनेजमेंट की जजमेंट होती है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच जजमेंट तो हम फिर वही ले लेंगे जिसका एक्सटर्नल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। तो 252 की ये जो अमाउंट है, इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, तो फार्मा को भी हम अपना रिपोर्टेबल सेगमेंट बना लेते हैं। तो प्रीवियसली हमने इसको नहीं बनाया था, लेकिन अब हम इसको बना लेते हैं। तो फार्मा को भी 75% क्राइटेरिया पर बेस करते हैं। तो अब इसकी जो एक्सटर्नल सेल्स है वो 9.35% है, और जब इसको इंक्लूड कर लिया तो हमारा जो क्राइटेरिया है 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू वाला, वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ 82.4% कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई हो गए। सो वी हैव 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, केमिकल्स, सोडा ऐश एंड फार्मा। तो पॉलिस्टर और पेंट जो हैं, इनको हम ऑल अदर सेगमेंट का टाइटल दे देंगे। तो 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं और 2 सेगमेंट जो हैं वो कंबाइन होकर ऑल अदर के तौर पर शो हो जाएंगे। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि जो भी हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी नेसेसरी रिकन्सिलेशन और डिस्क्लोजर जो है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे बनेगा, उसको हमने रिफ्लेक्ट करना है। सो इसमें हमें काफ़ी हद तक जो है ना सेम डाटा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो हम एक जो डिटेल है वो बना लेते हैं, और हमारे पास ये जो अदर है, इसके अंदर हम पॉलिस्टर और पेंट का डाटा जो है वो कंबाइन करके लिखेंगे। अगर ये 2-3 से ज़्यादा भी होते तो सारे इसी में जमा हो जाते। अब हमने जो डिस्क्लोजर देने हैं, सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बताएंगे। तो ये फिगर्स हमने एज इट इज़ ले ली हैं अपनी प्रीवियस पार्ट से, सिर्फ ये अदर वाली फिगर जो है ना हमने कंबाइन ली है। उसके बाद हम इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, केमिकल ने 28 और 10 की 2 सेल्स की हुई थी, उनको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। कंबाइंड रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा। देन अदर मटेरियल इन्फॉर्मेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, सेगमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल है, सेगमेंट के एसेट्स की फिगर है अवेलेबल, और सेगमेंट की लाइबिलिटीज़ की फिगर भी अवेलेबल है। तो ये हमारा मेन डिस्क्लोजर बन गया। लेकिन अब इसको हमने जो है रिकनसाइल करना है विद द एंटिटीज़ टोटल। तो इसकी जब हम रिकन्सिलेशन बनाएंगे, तो रिकन्सिलेशन में हम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का टोटल लेंगे, उसके बाद हम अदर सेगमेंट्स लेंगे, फिर इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट, फिर अदर एडजस्टमेंट, और फिर एंटिटी के टोटल के साथ देखेंगे कि वो फिगर मैच हो जाती है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू जब हम लेंगे तो दैट इज़ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का रेवेन्यू ये है, विच इज़ 2258, अदर्स का है 478, इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट 38 की है, और इस तरह से हमारे पास 2694 का वो रेवेन्यू आ जाता है जो एंटिटी का नेट एक्सटर्नल रेवेन्यू है। तो ये मैच हो जाता है। इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के लिए हम इन 3 को टोटल करेंगे, और अदर सेगमेंट्स के लिए हम ये फिगर 39 की लेंगे।
इसके बाद 75 की हमने वो एडजस्टमेंट ली है जो क्वेश्चन में हमें बताई हुई है कि ऐसे एक्सपेंसेस थे जो हेड ऑफिस से रिलेटेड है, यानी जो किसी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए। उसके बाद हम लेंगे जी सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वंस अगेन ये 3 फिगर जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की हैं इनको हम कंबाइन करेंगे और अदर सेगमेंट्स में ये 35 की फिगर लेंगे, और इसमें फिर एक एडजस्टमेंट भी आएगी। वो एडजस्टमेंट ये है कि हमने ये जो सेल रिकॉर्ड की थी इस पर 30% मार्जिन है, तो 38 का 30% 11.4, और अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो 11 का मार्जिन है, तो 11 का ये प्रॉफिट भी हमें एडजस्ट करना है इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट के तौर पे। इसके बाद जो 75 के ज़ाहिर बात है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स फर्दर हमारा जो है वो कम हो जाएगा, तो हमारा जो एंटिटी का प्रॉफिट होगा दैट वुड बी 1066, क्योंकि 75 के हेड ऑफिस वाले एक्सपेंसेस भी हमारे लेस हो रहे होंगे। इसके बाद हम सिंपली सेगमेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लेते हैं, तो ये फिगर हमारी जाएगी रिपोर्टेबल सेगमेंट में, ये अदर सेगमेंट में, और क्वेश्चन में 150 के ऐसे एसेट्स बताए हुए हैं जो किसी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हुए, सो ये 150 भी आ जाएंगे और फिर हमारा टोटल एंटिटी के टोटल से मैच कर जाएगा। सेगमेंट लाइबिलिटीज़ में भी सिमिलर, दिस इज़ रिपोर्टेबल सेगमेंट वैल्यू, दिस इज़ अदर सेगमेंट वैल्यू, और क्वेश्चन में हमें 27 की लाइबिलिटीज़ बताई हुई हैं जो कि किसी सेगमेंट को एलोकेट नहीं हो, तो वो हम अदर एडजस्टमेंट में मेंशन कर देंगे और एंटिटी के टोटल से हमारी वैल्यू मैच हो जाएगी। फर्दर हम जस्ट सिंपली ये बता सकते हैं कि ये जो हमारी रिकनसाइलिंग के आइटम्स हैं इनका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि द रिकनसाइलिंग आइटम रिप्रेजेंट अमाउंट्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सेगमेंट इंफॉर्मेशन। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं समर 2012 से। ये फाइनल लेवल पर एग्जामिन हुआ था। इसका टाइटल है जे लिमिटेड। 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है कि स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, यानी इसमें ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन को ही हम मेन डिस्कस करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द IFRS 3 मार्क्स। और फिर जे लिमिटेड का डाटा दिया हुआ है, जिसके बाद ये पूछा हुआ है कि वेदर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं या नहीं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। सो ऑपरेटिंग सेगमेंट ऐसे कंपोनेंट ऑफ एंटिटी को कहते हैं जो 3 क्राइटेरिया मीट करता हो। नंबर 1, वो ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जिससे वो रेवेन्यू अर्न कर सकता हो, एक्सपेंसेस इनकर होते हो, चाहे उसमें जो वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ही क्यों ना शामिल हों जो उसके अदर कंपोनेंट यानी दूसरे सेगमेंट्स के साथ ट्रांजेक्शन से अराइज होते हैं। फिर जिसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स रेगुलरली रिव्यू होते हैं बाय CODM यानी चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, और किस सिलसिले में, रिसोर्सेज की एलोकेशन और परफॉर्मेंस की असेसमेंट के सिलसिले में, और जिसके लिए डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डेफिनेशन का फोकस ये है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को इवेल्युएट करती है और उनको असेस करती है, उसी तरीके से जो है यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उसी वे में ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को डिफाइन किया गया। इवन बिजनेस की ऐसी एक्टिविटी जिसने अभी तक रेवेन्यू अर्न नहीं की है लेकिन रेवेन्यू अर्न करने हैं, जैसे कोई स्टार्टअप है, तो वो एक ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है अगर उसे सेपरेट रिपोर्ट किया जाता है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को। तो ये हमारा सिंपली 3 मार्क्स का ये पहला पार्ट था जिसको हमने कवर किया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जे लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट, यानी ऑपरेटिंग सेगमेंट इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं ABCDE। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। हमें इंटरनल रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स और लाइबिलिटीज की फिगर गिवन है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑपरेटिंग सेगमेंट। एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। सो हम अपने आंसर को डेवलप करते हैं और थ्रेशोल्ड देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो कंबाइंड रेवेन्यू पर होता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल रेवेन्यू। तो ये 1288 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका 10% ले लेंगे और दैट इज़ 128.8। तो ये पहला हमारा थ्रेशोल्ड है, और इस बेसिस पर अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो यस, सेगमेंट A इज़ रिपोर्टेबल, और उसके बाद जो है सेगमेंट C इज़ रिपोर्टेबल।
तो ये हमारा क्राइटेरिया यहाँ तक मीट हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे है, 10% से कम है, 128.8, और ये दिस इज जस्ट 128। तो इसको बाद में देखेंगे कि 75% क्राइटेरिया के लिए हमें ऐड करना पड़ता है या नहीं। दूसरी चीज़ है जी हमारा प्रॉफिट क्राइटेरिया। तो प्रॉफिट क्राइटेरिया के लिए पहले तो हम ले लेंगे जी वो सेगमेंट्स जिनमें हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 194, 81 एंड 10। 194, 81 एंड 10 दैट इज़ 285। यानी हमने पहले सिर्फ वो सेगमेंट पिक किया जिनमें प्रॉफिट हुआ है और लॉस नहीं हुआ। अब हम उन सेगमेंट्स को पिक करते हैं जिनमें लॉस है 22 एंड 63। तो सेगमेंट विद लॉसेस जो हैं 22 एंड 63, तो टोटल लॉस जो है वो 85 का है। इनमें से जो ग्रेटर अमाउंट है वो ये है 285, तो इसका हम 10% लेंगे, दैट इज़ 28.5। और इस बेसिस पर हम देखते हैं तो 28.5 से ये फिगर भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। तो 3 सेगमेंट ऐसे हैं जो प्रॉफिट क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अब 63 का लॉस है लेकिन वो 28.5 से ज़्यादा है, तो वो रिपोर्टेबल होगा। इसके बाद एसेट को हमने देखना है, तो ये 575 की वैल्यू है, इसका 10% लेंगे 57.5, और 57.5 के क्राइटेरिया को अगर हम देखते हैं तो 200, 206 और 75, ये 3 सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बनते हैं। अब 75% क्राइटेरिया चेक करने के लिए और अपने आंसर को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम एक छोटा सा और टेबल बना लेते हैं। सो सेगमेंट ए को अगर हम देखते हैं तो येस इट इज़ रिपोर्टेबल, और ये रिपोर्टेबल है तीनों क्राइटेरिया पे, यानी ये रेवेन्यू का क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस का भी, और एसेट्स का भी। तो सेगमेंट ए इज़ रिपोर्टेबल, ऑल 3 क्राइटेरिया इज मेट, और इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू यानी हम 705 डिवाइड बाय 1177 ले लेंगे, दैट इज़ 59.9%। उसके बाद अगर हम सेगमेंट बी को देखते हैं तो सेगमेंट बी कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, सो इट इज़ नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, इसका हम एक्सटर्नल रेवेन्यू भी नहीं लेंगे। सेगमेंट सी को अगर हम देखते हैं तो सेगमेंट सी भी तीनों क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ये टिक लगे हुए हैं हमारे। तो सेगमेंट सी इज रिपोर्टेबल, ऑल 3 क्राइटेरियाज आर मेट, एक्सटर्नल रेवेन्यू इसका 25.5% है, ये 300 डिवाइड बाय 1177। सेगमेंट डी को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो सेगमेंट डी जो है वो सिर्फ एसेट क्राइटेरिया मीट कर, सो स्टिल रिपोर्टेबल, एक क्राइटेरिया भी मीट हो जाए तो वो रिपोर्टेबल हो जाता है। रीज़न इसकी है एसेट क्राइटेरिया है, और इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू 0 का है, तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज में कुछ ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर इसका होता ही कोई अमाउंट तो वो हम ज़रूर ले लेते। उसके बाद सेगमेंट ई जो है वो हमारा प्रॉफिट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, 63 की अमाउंट है, लॉस है बेसिकली इसके अंदर, तो ये प्रॉफिट और लॉस वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है। इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वो 90 का है, 90 डिवाइड बाई 1177 दैट इज 7.6%। अब अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है दैट इज़ 93% ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है कि 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू क्राइटेरिया भी हमारा मीट हो रहा है, और हमें मज़ीद किसी सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव सेगमेंट ए, सी, डी एंड ई एज रिपोर्टेबल हेयर। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑटम 2019 से, और इसका टाइटल है डायमंड लिमिटेड, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो डायमंड लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, हैज 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, दीज सेगमेंट्स डू नॉट हैव सिमिलर इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स। यानी हम इन सेगमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं है। द फॉलोइंग सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, जिसके अंदर हमें सेगमेंट्स के नाम A to F, उसके बाद रेवेन्यू एक्सटर्नल और इंटर सेगमेंट, और फिर दोनों का कंबाइंड रेवेन्यू, फिर प्रॉफिट और लॉस की फिगर, और फिर उसके बाद टोटल एसेट्स की अमाउंट दी हुई है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट अंडर IFRS अलॉन्ग विद ब्रीफ जस्टिफिकेशन। सो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर में हम ऑब्वियसली मेंशन कर लेंगे सेगमेंट्स को,
उसके बाद हमने 10% थ्रेशोल्ड के मुताबिक जो है देखना है कि कौन कौन सी चीज़ जो है कौन कौन सा सेगमेंट बेसिकली क्राइटेरिया मीट करता है। तो उसमें कंबाइंड रेवेन्यू का क्राइटेरिया है, प्रॉफिट और लॉस का क्राइटेरिया है और टोटल एसेट्स का क्राइटेरिया है। सो एक क्राइटेरिया हमारे पास ये होगा, फिर प्रॉफिट और लॉस का क्राइटेरिया थोड़ा सा सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और टोटल एसेट का क्राइटेरिया इस अमाउंट पर बेस करेगा। सो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो कितनी बन रही है, क्योंकि एक 75% क्राइटेरिया होता है एक्सटर्नल रेवेन्यू का, वो भी हमें पूरा करना होगा। सो परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू इफ रिपोर्टेबल वो भी हम देख रहे होंगे। अब कंबाइंड रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो कंबाइंड रेवेन्यू है दैट इज़ 317500, इसका 10% हम ले लेंगे तो दैट इज़ 31750। तो जो भी सेगमेंट जो है 31750 से जिसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा या इसके इक्वल होगा तो उसको हम रिपोर्टेबल सेगमेंट कंसीडर करेंगे। और इस बेसिस पर अगर हम देखते हैं 31750 को, सो वी हैव सेगमेंट बी जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। बाकी सब में जो अमाउंट है वो आप नोटिस करें कि इससे कम है। उसके बाद जब बात आती है प्रॉफिट और लॉस की, तो प्रॉफिट और लॉस में हमें पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सेगमेंट में लॉस है जैसे यहाँ पर, तो उन सेगमेंट्स का टोटल करेंगे जिनमें सिर्फ लॉस है। तो दैट इज़ 1800, 12,000, 23,200। सिर्फ इन तीन का टोटल करेंगे दैट इज़ 37,000। और अब फिर उनका टोटल करेंगे जिनमें लॉसेस नहीं हैं और प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग लॉस सेगमेंट, जिसमें हम 19,000, 2300 और 2900 ये तीन फिगर्स ले लेंगे। इनका टोटल बनता है 24,200। इनमें से जो ग्रेटर अमाउंट है दैट इज़ 37,000 एंड वी नीड दैट ग्रेटर अमाउंट। तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस का क्राइटेरिया होगा वो इस ग्रेटर अमाउंट पर अप्लाई होगा, आपने ये नेट की वैल्यू पर अप्लाई नहीं करना। तो ये 37,000 की फिगर हम प्रॉफिट और लॉस में लेंगे, इसका 10% अमाउंट कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ 3700। इस 3700 के मुताबिक जो हमारा सेगमेंट बी है वो भी क्राइटेरिया मीट करता है, सी भी मीट करता है, डी भी मीट करता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब वो प्रॉफिट 3700 से ऊपर होगा तब भी वो रिपोर्टेबल हो जाएगा, लॉस 3700 से ऊपर होगा वो भी रिपोर्टेबल हो जाएगा। जबकि ये आखिरी दो जो हैं ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे और पहला भी नहीं मीट कर। इसके बाद एसेट्स की बारी आती है। तो एसेट्स का टोटल गिवन है, हम इसका 10% ले लेंगे दैट इज़ 8840। और इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट सेगमेंट नहीं मीट कर रहा क्राइटेरिया, सेकंड मीट कर रहा है और 8840 और लास्ट सेगमेंट क्राइटेरिया मीट कर रहा है। तो अब सिंपली हम अपनी सारा एनालिसिस कर चुके हैं, तो हमें अपने आंसर को सिंपली डेवलप करना है। तो सेगमेंट ए को अगर हम देखते हैं तो सेगमेंट ए ने किसी भी क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, सो इट इज़ नॉट रिपोर्टेबल एज इट फेल्स टू मीट एनी ऑफ द क्राइटेरिया। और क्योंकि ये रिपोर्टेबल नहीं है तो इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद सेगमेंट बी को देखते हैं। तो सेगमेंट बी ऑल थ्री क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, मीट्स ऑल थ्री ऑफ द क्राइटेरिया। और ये आपने जब इसका रेवेन्यू लेना है तो दैट इज़ 184,000 डिवाइडेड बाय 278,000। तो जो परसेंटेज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू 10% का क्राइटेरिया टोटल रेवेन्यू पर अप्लाई होता है और 75% वाला क्राइटेरिया जो है वो एक्सटर्नल रेवेन्यू पर अप्लाई होता है। तो दैट इज़ 66.18%। इसके बाद हम सेगमेंट सी को देखते हैं। तो सेगमेंट सी जो है वो प्रॉफिट क्राइटेरिया को मीट कर रहा है और इसका भी हम एक्सटर्नल रेवेन्यू ले लेंगे। इसके बाद सेगमेंट डी को देखते हैं तो वो भी प्रॉफिट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है और इसका भी हम एक्सटर्नल रेवेन्यू 24,000 डिवाइड बाई 278,000 ले लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो सेगमेंट ई है। तो सेगमेंट ई जो है वो हमारे पास जो है कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, ना उसका रेवेन्यू ज़्यादा है, ना प्रॉफिट और लॉस और ना ही एसेट्स। तो ये नॉन रिपोर्टेबल होगा और इसका हम एक्सटर्नल रेवेन्यू नहीं लेंगे। उसके बाद हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, एफ़ की तरफ। तो ये इसका जो क्राइटेरिया है एसेट वाला क्राइटेरिया इसमें मीट हो रहा है, 18,000 है, इस 8840 से ज़्यादा है। तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है बिकॉज ये एसेट क्राइटेरिया मीट कर रहा है। इसका भी हम एक्सटर्नल रेवेन्यू का परसेंटेज ले लेंगे 25,000 डिवाइड बाई 278,000 दैट इज़ 8.99%। अब हम देखते हैं कि 10% क्राइटेरिया के हिसाब से तो हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए और 4 सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं, बी, सी, डी एंड एफ।
लेकिन क्या 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू इन रिपोर्टेबल सेगमेंट से बन रहा है? क्योंकि अगर नहीं बन रहा होगा तो फिर हमें मज़ीद कुछ सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम टोटल करेंगे एक्सटर्नल रेवेन्यू का, दैट इज़ 91.71%। तो ये 75% से तो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब है कि 75% क्राइटेरिया भी मीट हो गया और मज़ीद सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो द आर आंसर इज़ बी, सी, डी एंड एफ। ये 4 सेगमेंट ऐसे हैं जो रिपोर्टेबल होंगे और हर किसी की जस्टिफिकेशन भी हमने उसके आगे मैंशन कर दी है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रॉम ऑटम 2020 और इसका टाइटल है रोशनी लिमिटेड। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। रोशनी लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी एंड इज़ engaged in manufacturing of textile products. RL generates 30% of its revenue from export to Middle East, out of which 60% are made to only one customer, Hakeem Limited. So that is one major customer. और एक्सपोर्ट्स भी हैं तो इसका मतलब है कि इनको जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी देनी होगी। RL has various operating segments. Apart from external sales, some of these segments make internal sales as well. तो कुछ इंटरनल सेल्स भी होती है। Following amounts have been extracted from RL's draft financial statement for the year ended 30th June 2020, जिसमें हमें रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज गिवन है। डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इंटरनली टू द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ऑफ ईच सेगमेंट। तो प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसका मतलब है कि सारे रेलिवेंट डिस्क्लोजर डेवलप हो सकते हैं। However, following disclosures on operating segment is prepared for inclusion in notes to the financial statement for the year ended 30th June 2020। तो बजाय इसके कि हमें डाटा देते उन्होंने बताया कि ये डिस्क्लोजर नोट बनाया गया है जिसमें स्पिनिंग, वीविंग और अदर का जो है टाइटल दिया हुआ है। इसमें एक्सटर्नल रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एसेट्स की फिगर गिवन है और उसके बाद उनका टोटल भी गिवन है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन in the above disclosure. Redrafting of disclosure is not required. तो हमने लिस्ट ऑफ एरर एंड ओमिशन बतानी है, इनफैक्ट आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या इसके अंदर एरर्स और ओमिशंस हैं। रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर यानी नया डिस्क्लोजर नए सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं है और वो हम बना भी नहीं सकते। इतना कंप्लीट डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए जिससे हम प्रॉपर डिस्क्लोजर डेवलप कर सकें। सो हम इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस डिस्क्लोजर के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले अगर हम बात देखते हैं तो लिस्ट ऑफ एरर्स और ओमिशन में इंटरनल सेल्स हो रही है लेकिन डिस्क्लोजर में सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो इट शोज के इंटरनल जो इंटर सेगमेंट सेल्स थी उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो ये पहला इशू है हमारे पास। उसके बाद जो है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट को अगर हम देखते हैं तो एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है 1010 और 560, ये हमारा जो टोटल बन जाता है दैट इज़ 1570 और जो यहाँ टोटल है 2530। इसका अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 62%। तो 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। कम से कम 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में होना चाहिए। अगर ना हो वो 10% थ्रेश होल्ड पर तो IFRS 8 की रिक्वायरमेंट है कि हम मजीद सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल बनाते हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि रेवेन्यू फ्रॉम रिपोर्टेबल सेगमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ 62% ऑफ टोटल रेवेन्यू against the requirement of 75%. So another segment needs to be disclosed separately. तो अदर में ना डालें और कुछ और सेगमेंट्स को भी रिपोर्टेबल बनाएं जब तक कि 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू कंप्लीट नहीं हो जाता एज अ मिनिमम। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो नेट बेसिस पर डिस्क्लोज की गई है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो इंटरेस्ट इनकम होती है और एक्सपेंस होता है उनको सेपरेट डिस्क्लोज करना होता है। तो interest income of spinning and weaving segments are reported on net basis. Rather, interest income and expenses need to be disclosed separately.
इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो टोटल एसेट्स हमें यहाँ डिस्क्लोजर में नज़र आ रहे हैं ये 1540 के हैं, और ये टोटल एसेट्स जो एंटिटी के फिगर्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहे, इसके इक्वल नहीं है। तो रिकन्सिलेशन इसका मतलब है कि प्रॉपर नहीं बनी हुई। तो टोटल एसेट इन डिस्क्लोजर डज नॉट मैच विद टोटल एसेट्स रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें से किसी एक में एरर हो सकता है या हो सकता है रिकन्सिलेशन में कोई पॉइंट ओमिटेड हो। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सेगमेंट वाइज लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको नहीं बताया गया, जबकि ये बताया जा रहा है कि डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरनली रिपोर्ट किया जाता है। तो लाइबिलिटीज़ के ऊपर क्राइटेरिया तो अप्लाई नहीं होता 10% का, लेकिन लाइबिलिटीज़ जहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को डिस्क्लोज की जाती हैं तो वहाँ पर वो डिस्क्लोज होनी चाहिए इन डिस्क्लोजर नोट एज वेल। सो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट का जिक्र था कि एक्सपोर्ट से 30% रेवेन्यू आता है, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्क्लोजर देख रहे हैं इसमें कोई जोग्राफिकल सेगमेंट वाइज डिस्क्लोजर नहीं है। तो सिंस 30% ऑफ सेल जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो जोग्राफिकल सेगमेंट को भी डिस्क्लोज करना चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक कस्टमर को जो इस 30% का 60%, अब ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो 30% का 60% ये बन जाएगा 18%। तो 10% से ऊपर अगर किसी को सेल हो रही हो तो दैट इज़ कॉल्ड मेजर कस्टमर, और उस मेजर कस्टमर का डिस्क्लोजर देना होता है। सो ये सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ इस डिस्क्लोजर नोट के अंदर, इसका कोई जो है इंडिकेशन नहीं है। तो HL जो है हकीम लिमिटेड ये नाम लिखा हुआ है, तो इसको सेपरेट डिस्क्लोज करना चाहिए था। इसके बाद हम इस डिस्क्लोजर नोट में नोटिस करें तो डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो रिक्वायरमेंट है कि डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन एंड अदर नॉन कैश मटेरियल आइटम जो हैं वो डिस्क्लोज होने चाहिए, तो वो डिस्क्लोज नहीं हुए, वो भी होने चाहिए। उसके बाद इनकम टैक्स एक्सपेंस भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स एक्सपेंस को भी डिस्क्लोज करना चाहिए। एंड देन मटेरियल आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंसेस अदर देन द अबव वो भी फर्दर डिस्क्लोज होने चाहिए, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहे। लेट्स से कि शायद वो ऐसा कोई मटेरियल इनकम और एक्सपेंसेस के अलावा ना हो, लेकिन लेट्स से कि जी वो क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे डाटा में कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, सो वो भी अगर हैं तो डिस्क्लोज होने चाहिए। सो ये हमने 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स जो हैं आइडेंटिफाई किए हैं एज एरर और ओमिशन इन दिस डिस्क्लोजर नोट। एंड ये अगर आप इनमें से आई बिलीव कि कोई से 8 भी प्रॉपरली अगर आप मेंशन कर देते हैं तो आपको एग्जाम में फुल 8 मार्क्स मिल जाएंगे। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर कवर कर रहे हैं 1 to 8। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड, अब इसमें क्या होना चाहिए जी ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर, इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट एंड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन। तो बिल्कुल इसकी तरफ स्टैंडर्ड का फोकस है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ज़्यादा हों, और उसके लिए जैसे 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू का क्राइटेरिया भी रखा गया है। तो अगर इनफ 10% थ्रेश होल्ड से इनफ रिपोर्टेबल सेगमेंट ना हो रहे हों तो फिर मजीद सेगमेंट्स को भी रिपोर्टेबल बनाया जाता है। इनेबल यूजर्स टू सी एन अंडरटेकिंग थ्रू द आइज ऑफ मैनेजमेंट, जो डेफिनेशन है वो है कि जी जिस तरह का डाटा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को प्रोवाइड किया जाता है उसी बेसिस पर डिस्क्लोजर्स और सेगमेंट को डिफाइन किया गया है, तो ये बात भी करेक्ट है। Enable an undertaking to provide timely segment information for external interim reporting with relatively low incremental cost। ये भी बात ठीक है क्योंकि जो सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन है वो इंटरिम के लिए भी अप्लाई होती है, और लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये है क्योंकि डेफिनेशन में ये शामिल है फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो अगर डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होगी तो रिपोर्टिंग पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, तो ये बात भी करेक्ट है।
इन्हांस कंसिस्टेंसी विद द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस और अदर एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोजर्स, ये भी फॉलो होता है क्योंकि कुछ डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर्स भी हैं जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, और इसके अलावा जब सेगमेंट्स के अंदर कोई चेंज आता है तो उसके साथ रीस्टेट करने की, अमाउंट्स को रीस्टेट करने की, डिस्क्लोजर्स को रीस्टेट करने की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो दिस वन इज़ करेक्ट टू। प्रोवाइड वेरियस मेजर ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस, तो ये भी रिक्वायरमेंट है एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में कि अगर आपका मेन मेजर जो है वो लेट से प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जोग्राफिकल भी देनी है, और अगर जोग्राफिकल बेसिस पर आपने सेगमेंट बनाए हैं तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में भी बताना है, तो ये भी इंक्लूडेड है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिड्यूस स्टाफ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जो है वो IFRS 8 में नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट वुड बी D 1 to 5 ओनली। सेकेंड क्वेश्चन है कि एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग, तो ये डेफिनेशन वाली बात हो रही है, एंटिटी का वर्ड यूज होता है वैसे स्टैंडर्ड में, दैट इंगेजेस इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट में अर्न रेवेन्यूज और इनकर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेम अंडरटेकिंग, यानी इंटर सेगमेंट भी शामिल हो सकता है, तो ये बिल्कुल है डेफिनेशन। whose operating results are regularly reviewed by the undertaking's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, correct, for which discrete financial information is available। ये 3 पॉइंट्स तक की डेफिनेशन है। विच इज टेक्स्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर कंपोनेंट, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट IFRS 8 में नहीं है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी बी। थर्ड क्वेश्चन है अ कंपोनेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग दैट सेल्स प्राइमरली और एक्सक्लूसिवली टू अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग, यानी एक ऐसा सेगमेंट है जो एक्सटर्नल सेल्स या तो कम करता है या बिल्कुल नहीं करता, और वो एंटिटी के दूसरे सेगमेंट्स को ही उस सेल करके अपना रेवेन्यू अर्न करता है, तो इट मस्ट बी क्लास्ड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि उसे ऑपरेटिंग सेगमेंट क्लास किया जाए। इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, एक्सक्लूजन भी नहीं है, शामिल भी हो सकता है। इट इज़ इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ द अंडरटेकिंग इज मैनेज दैट वे, यस, अगर उसका डाटा जो है रेगुलरली रिव्यूड होता है बाय द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द सेगमेंट्स एंड इन असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सेगमेंट, तो फिर ऑब्वियसली उसको हम शामिल करेंगे। सो मैनेजमेंट वो डिज़ायर भी नहीं है, मैनेजमेंट अगर चलती इस तरीके से तो फिर वो होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है IFRS 8 shall apply to listed companies, yes, any company reporting under IFRS that wishes to provide the information, no, all other companies reporting under IFRS, no। IFRS 8 जो है वो अप्लाई सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर होता है, इसलिए 1 ओनली वुड बी करेक्ट आंसर। देन फिफ्थ क्वेश्चन है कि एन ऑपरेटिंग सेगमेंट में इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर विच इट हैज येट टू अर्न रेवेन्यूज, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप ऑपरेशंस एंड इट, ये करेक्ट है। विल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यूज, हो भी सकता है, विल बी इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। मे बी रिपोर्टेबल सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यूज, यस इट मे बी, स्टैंडर्ड में भी जो टर्म यूज हुई है वो है मे बी। अब मे बी से कॉन्सेप्ट वही है कि अगर उसका जो डाटा है वो रेगुलरली प्रोवाइड किया जाता है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को तो वो हो जाएगा, और अगर नहीं किया जाता तो नहीं होगा। तो विल नॉट बी रिपोर्टेबल सेगमेंट बिफोर अर्निंग रेवेन्यूज, और रिपोर्टेबल होने के लिए क्राइटेरिया मीट करना है, तो विल बी तो सही नहीं होगा और विल नॉट बी भी सही नहीं होगा। मे बी हो सकता है, क्राइटेरिया मीट करेगा तो रिपोर्टेबल बन जाएगा, और क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा तो रिपोर्टेबल नहीं बनेगा, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, कोई जो किसी भी सेगमेंट को हम नहीं एलोकेट करते जनरली या फिर समटाइम एलोकेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने उन्हें सेगमेंट्स को एलोकेट करना है तो रीज़नेबल बेसिस पर एलोकेट करना है। तो मस्ट नॉट बी एलोकेटेड वाली बात गलत हो जाती है, मस्ट बी एलोकेटेड वाली बात भी गलत हो जाती है, और टर्नओवर पे करना ज़रूरी नहीं है, प्रॉफिट भी रीज़नेबल बेसिस होनी चाहिए। अब एंटिटी टू एंटिटी रीज़नेबल बेसिस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। Then we have two or more operating segments may be aggregated into a single operating segment if aggregation is consistent with the core principle, यानी यूजर्स को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सही डाटा मिले, एंड द सेगमेंट्स आर सिमिलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस मैच करती हो, प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर्स और क्लास ऑफ क्लाइंट, मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैच करते हो, और नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट करते हो। तो ये 5 तो मेंशन है स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट के तौर पे। स्टाफ नंबर से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए 1 to 5 ओनली वुड बी करेक्ट।
According to IFRS, if a financial report contains both consolidated financial statement of a parent as well as parent separate financial statement, तो जो parent entities हैं वो इसी तरीके से अपनी separate financial statements भी रिपोर्ट करती हैं और consolidated financial statement जिसके अंदर उन्होंने subsidiaries के रिजल्ट भी शामिल किए हुए होते हैं उनको भी रिपोर्ट करती हैं। तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहिए होती है, पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बनती, दोनों में भी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ईदर का ऑप्शन भी नहीं है। So option A would be correct. So that's all for today. Have a good day.